मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को एक और सूचना दे दूं। एक तरफ ये कह रहे हैं मेरा माटी मेरी देश और ये सब बातें कर रहे हैं, और कल ही जब वो ये कर रहे थे तो कल ही ये भी आदेश आ गया कि एक, अगर आप लोगों को याद हो, एक रेडियो पे भी प्रोग्राम आता था और बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था आकाशवाणी का, किसान वाणी। ये 2004 से आ रहा था शाम को 6:30 बजे, और एक किसान की बात आता था। ये सोमवार से शनिवार आता था। इसको एक तरफ मेरी मिट्टी मेरा देश, और दूसरा इस प्रोग्राम को अब 3 दिन आएगा, और इसलिए 3 दिन आएगा क्योंकि इसके पैसे के बजट को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे इस अब वही मतलब मोदी जी की तस्वीर बड़ी बड़ी जरा पेपरों में निकले, इसके बजट को कर्टेल किया गया। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, आपसे मेरे 2 चीजें हैं जिसपे आप अपने हिसाब से जरा हम लोग को समझाइए। एक, बीजेपी का जो वर्तमान नेतृत्व है वो इतना हावी हो गया है कि मैं थोड़ी देर मुझे ये लगता है बीजेपी में कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए भाई, कुछ लोग तो, कुछ एमपी कुछ मंत्री जो कुछ बोले, लेकिन वो नेतृत्व इतना हावी है, इतना डरा के रखा हुआ है कि किसी की चू करने की हिम्मत नहीं है। सबका या तो ताली बजाओ या मतलब बेबुनियाद बातों के इधर उधर लोगों को घुमाओ। दूसरा, मैं आपसे एक और चीज, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन 26 को आया था, आज 31 हो गई है, स्पीकर बिल्कुल साइलेंट है उस पर। इन दोनों चीजों पे जरा आपसे डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। आनंद जी, वर्तमान भाजपा नेतृत्व को अगर समझना है तो मैं कहूंगा कि जिस एक नाम के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में, हमें उन्हें समझना होगा। नरेंद्र मोदी जी अगर थोड़ा अतीत में जाएं तो आप देखेंगे गुजरात में सीधे पैराशूट से उतार के प्रचारक से सीधे सीधे मुख्यमंत्री बनाए गए, और उसके बाद बीच में जो गोधरा हुआ उस थोड़े से झंझावात को छोड़ दे तो लगभग 2 दशक तक उन्होंने लगभग राज किया, जिसे बोल सकते हैं राजा की तरह, जिसमें कि कोई विपक्ष कहीं आसपास खड़ा ही नहीं होता था। उसके बाद ये केंद्र आ गए 9 साल, तो इन्होंने जो लोकतांत्रिक परंपराएं होती हैं, भाई चुनाव लड़े होते, धीरे धीरे आगे बढ़े होते, विपक्ष झेला होता, तो विपक्ष क्या होती है, कौन सी चिड़िया की नाम है, लोकतंत्र की परंपराएं क्या है, संवैधानिक संस्थाओं का क्यों जलालो वो कायम रहना चाहिए, तो इस पर मुझे नहीं लगता कि इनको कोई विश्वास है, और यही इनके काम के करने के तरीके में भी दिखता है। पहली चीज यही कारण है कि आप देखेंगे कि मैं तो कहता हूं 1 और 2 नंबर के बाद सीधा 99 नंबर चालू होता है। और रहा सवाल कि जो आपने शुरू में भी उठाई थी बात, बड़ी अच्छी बात उठाई थी कि भाई चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, तो और ये जो रेफरी हैं हमारे दोनों, हमारे देश की सर्वोच्च पंचायत अगर हम मान ले दोनों सदन, तो इनका रवैया क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि हम सभी जानते हैं सत्ता पक्ष के ही सभापति होते हैं दोनों सदन में, लेकिन निष्पक्ष भले नहीं होते थे पर निष्पक्ष दिखने की कोशिश करते थे, इतना तो था पहले, एक जो आंखों का लिहाज कह सकते हैं। अब वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, और जैसे अगर आम जनता की भाषा में कहूं कि अगर हमें समझ में आता है कि एम्पायर या रेफरी मिला हुआ है, तो फिर खेल में कुछ खेल का मतलब खेल में रुचि भी खत्म हो जाती है। तो ये क्लियर दिख रहा है कि भाई 176 के तहत अगर इतना बड़ा मसला है, 266 के तहत चर्चा की मांग की जा रही है, तो आप क्यों नहीं करने जा रहे हैं। यूं भी तो इतने दिन जाया हुए तो क्यों आप नहीं ले आ रहे हैं 267 के तहत विस्तार से चर्चा अगर मांग रहा है तो क्यों नहीं करते, ये बड़ी चीज है। अब मोदी जी का जहां तक सवाल है कि भाई वो विपक्ष कह रहा है कि वो आके बोले, तो क्यों नहीं बोले भाई। जब देश के संसद का उद्घाटन का टाइम आता है, कोई भी बड़ा नेता आता है विदेश से, मिलने की बात आती है, तो चाहे विदेश मंत्री मिले या न मिले, सबसे आप मिलते हैं। विदेश मंत्री की जगह सारी जगह दौरे आप करते हैं। राष्ट्रपति भवन का माफ करिएगा, संसद भवन का उद्घाटन है तो राष्ट्रपति जी के बजाय आप स्वयं कर लेते हैं। हर जगह आप आगे आ रहे हैं, लेकिन जब आपसे सवाल पूछने की बात की जाती है तो आज ही नहीं, मैं शुरू से बताऊंगा, जब पहले टर्म में इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून लाया था, हम सारे किसान बार बार कह रहे थे कि कानून लाने के पहले भी हमसे चर्चा आपने नहीं किया।
लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून पे एक बार उन्होंने बयान नहीं दिया, अंततः वापस लिया उन्होंने। फिर जब तीनों कृषि कानून आए, इतने किसान मरते रहे, एक भी बयान, मजाल है कि वो शख्स उसकी डेहरी पे बैठे थे 5 लाख किसान, लेकिन एक बार वो शख्स एक बार संबोधित करे ना, नहीं किया। और जब कानून वापस हुए तो भी उन्होंने नहीं किया। बाद में एक बड़ा अश्वत्थामा मरो नरोवा कुंजरो वाली भाषा में हमसे क्या भूल हुई, हमसे क्या गलती हुई का एक बयान आया था। फिर आप देखिए महिला पहलवानों का पूरा विश्व में थू थू हो रही है, ये मजाल है कि एक शब्द कह दे नहीं। बालासोर की घटना, जो रक्षा कवच की बात आती थी, कोई दूसरी सरकार होती तो भगवान जाने उसके तो खाल उधेड़ देते लोग। जिस रक्षा कवच के बड़े बड़े विज्ञापन छापे थे कि भाई अब ये कवच आ गया है, अब कोई दुर्घटना नहीं होगी, उस पे एक शब्द इन्होंने नहीं कहा कि भाई क्या हुआ रक्षा कवच का। तो जवाब तो बहुत सारे मांगे जाने हैं, लेकिन जब आदमी जवाब देना न चाहे तो फिर सवाल यह उठता है कि उसकी नीयत के बारे में हम क्या सोचें। अंत में एक चीज और कहना चाहूंगा जिससे आप बार बार ले आ रहे थे कि न्यायपालिका का रोल क्या है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। न्यायपालिका कितने दबाव में है यह समझने के लिए ये सोचिए कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 हैं हमारे। अब तीनों में अगर कार्यपालिका, विधायिका दोनों फेवर होने लगती है तो हम न्यायपालिका की ओर देखते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों के सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजेस कहाँ गए थे दबाव में, जहां आप यूं आम भाषा में कहूं कि रोए थे मीडिया के सामने खड़े होकर। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस दबाव में लोग काम कर रहे हैं। चुनाव की अगर बात करते हैं, निष्पक्ष चुनाव की, तो ये सोचिए कि आपके जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो फाइल लेके होम मिनिस्टर के यहाँ हाजिरी लगाते हैं। आप क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करते हैं? तो संवैधानिक संस्थाओं को लेके जो उनका जो गिरते जा रही है, चंद्रचूड़ जी के बारे में बड़ी अच्छी बात कहे, जिस तरफ से ट्रोल हो रहा है, मेरा मानना है कि तत्काल संज्ञान लेके कम से कम ऐसे 5000 लोग निकलेंगे जिन्हें तत्काल जेल जाना चाहिए। जिस तरह से धमकियां उनको दे रहे हैं, जिस तरह से उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, तत्काल। लेकिन अगर आप अपने सुप्रीम कोर्ट का इकबाल ही कायम नहीं रखेंगे, सर्वोच्च संस्था का ही इकबाल कायम नहीं रहेगा, जरा सोचें, तो फिर बाकी का इकबाल का क्या होगा जिससे आप उम्मीद रख रहे हैं कि वहां भी ये हस्तक्षेप कर देगा, वहां भी होगा। अरे मणिपुर में जो हुआ, मेरा मानना है कि तत्काल ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर वहां कांग्रेस की सरकार होती तो वहां पे आप देख लीजिए राष्ट्रपति शासन लग गया होता। छत्तीसगढ़ में एक छोटी सी घटना हुई थी, एक छोटे से मोहल्ले में एक बार, वो भी मेरा मानना है कि ये जो कट्टरपंथी कुछ हैं, ये वही लोग हैं जो मणिपुर में भी कर रहे हैं। उन्हीं लोगों की लेबोरेटरी यहाँ पे आई थी और वही गुजरात का फार्मूला लेके आए थे। मैं बार बार कहता हूं कि ये गुजरात का फार्मूला मणिपुर में आया है, अन्य राज्यों में भी आएगा। तो उस समय छत्तीसगढ़ की सरकार को तत्काल बर्खास्त करने के लिए प्राण प्रण एक कर दिया था इन्होंने। अब मन की बात करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए आपका समय नहीं है। तो ये जनता तो देख रही है, समझ रही है। जी डॉक्टर त्रिपाठी, चलते चलते ये मानसून, ये जो सत्र है अभी मानसून सत्र, ये पिछले जो 9 सत्र थे वो शॉर्ट क्लोज हुए थे, जल्दी खत्म कर दिए गए थे। आपको भी उसी तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी साहब? निश्चित रूप से देखिए 10 दिन के आसपास तो लगभग चले गए और हम सब जानते हैं सर कि 20,000 करोड़ का आपने नया संसद बनाया, जबकि मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत थी। और उसका पर डे का जो खर्चा है लगभग कुल मिला के 5 से 7 मतलब 50 से 60 करोड़ पड़ रहा है, क्योंकि 20,000 करोड़ का ब्याज भी जोड़ दीजिए जो आपने लगाया है। तो इतना पब्लिक का जो इस देश में लोगों के पास रहने की जगह नहीं सर, पकने के लिए जगह नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसे देश में मुझे लगता है कि ये पूरे सिस्टम को आप रिव्यू करिए या संसद को चलाइए। अगर ये पंचायत आप नहीं चला सकते हैं तो जनता बहुत निराश है आप लोगों से। अगर आप संसद में जवाब नहीं देंगे तो वक्त आएगा जब जनता आपको दौड़ा के आपसे सवालों का जवाब लेगी। वो वक्त मत आने दीजिए बस।